बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल फिजिक्स का अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस भी कहते हैं जिसे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अब है क्या? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस which fall between X-rays and visible light having wavelength between 10 nanometer and 1400 nanometer। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और अगर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो इसकी जो लोकेशन है वो एक्सरेज और विजिबल लाइट के दरमियान आती है। वेवलेंथ इसकी 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है। यूवी रेज आर इनविजिबल टू दी ह्यूमन आई, इसे हम देख नहीं सकते। यूवी रेडिएशंस ट्रांसमिट मच मोर एनर्जी देन दी विजिबल रेडिएशंस। अगर हम यूवी और विजिबल को कंपेयर करें तो यूवी रेडिएशंस ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं। द थेराप्यूटिक पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम में बी डिवाइडेड इनटू। यूवी स्पेक्ट्रम को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन सी हैं? यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। यूवी ए, बी और सी को किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं? वेवलेंथ की बेस पे। अब हम इन तीनों की वेवलेंथ देखेंगे। यूवी ए की जो वेवलेंथ होती है 320 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। यूवी बी की वेवलेंथ 290 से लेकर 320 नैनोमीटर, और यूवी सी की वेवलेंथ लेस देन 219 नैनोमीटर होती है। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हुई? 290 नैनोमीटर, और सबसे कम हमारे पास यूवी ए की है वेवलेंथ। यूवी ए लो एनर्जी नॉन आयनाइजिंग produces fluorescence in many substances. UVA is thought to contribute to premature aging and wrinkling of the skin and has recently been implicated as cause of skin cancer. यूवी ए, बी और सी को अब हम वन पे वन देखेंगे। यूवी ए क्या है? लो एनर्जी और नॉन आयनाइजिंग है, जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं, प्रीमेच्योर एजिंग काज करती है यूवी ए। सेकंड है रिंकलिंग ऑफ स्किन काज करती है। थर्ड है स्किन कैंसर काज करती है। ये इसके 3 साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। यूवी ए डैमेज द डर्मल स्ट्रक्चर्स कोलेजन एंड इलास्टिन, turning them from spongy, springy spider web networks to thick and bumpy structures like rotted elastic, hence aging and loss of elasticity in the skin। अब ये वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकलिंग और स्किन कैंसर है, वो किस वजह से है? कौन सी इसमें पैथोलॉजी है? यूवी ए जो है हमारे डर्मल स्ट्रक्चर्स को चेंज करती है, डैमेज कर देती है कोलेजन इलास्टिन को, जिसकी वजह से जो स्किन की अपीयरेंस होती है, जो स्किन की नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, वो चेंज हो जाती है। स्किन फिजियोलॉजी जब चेंज होगी तो वो लीड करती है प्रीमेच्योर एजिंग, ब्लीडिंग, रिंकलिंग और स्किन कैंसर को। UVA is the most commonly encountered type of UV light. UVA exposure has an initial pigment डार्कनिंग इफेक्ट, जिसे हम टैनिंग भी कहते हैं, फॉलोड बाय एरिथमा इफ़ द एक्सपोजर इज एक्सेसिव। अब यूवीए मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर टाइप है। जब इसका एक्सेसिव एक्सपोजर होता है, ये लीड करती है स्किन टैनिंग को, पिगमेंटेड स्किन को। एटमॉस्फेरिक ओजोन ऑब्जर्व वेरी लिटिल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम। ओजोन जो है इसका बहुत कम पार्ट को एब्जॉर्ब करती है। यूवी ए इज़ नीडेड बाय ह्यूमंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। अब इसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट, पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो हमारी स्किन में विटामिन डी की प्रोडक्शन है, जो कि यूवी ए की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। पहले तो हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे थे। अब इसका एक एडवांटेज क्या है? विटामिन डी की सिंथेसिस। ओवर एक्सपोजर टू दी यूवी ए हैज़ बीन एसोसिएटेड विद टफनिंग ऑफ द स्किन, सुप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कैटरेक्ट फॉर्मेशन। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं, ये हमें तब मिलती हैं जब ओवर एक्सपोजर होगा यूवी ए का, जिसमें स्किन टफ हो जाती है। वही प्रीमेच्योर स्किन है, प्रीमेच्योर एजिंग है, रिंकलिंग है, स्किन कैंसर है, स्किन की टेनिंग है। इसके अलावा स्किन टफ हो जाती है, थिक हो जाती है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, और आई पे इसका क्या इफ़ेक्ट है? कैटरेक्ट फॉर्मेशन। सेकंड टाइप है यूवी की, यूवी बी। यूवी बी इसमें मीडियम एनर्जी है। यूवी ए का हमने देखा था लो एनर्जी, मीडियम एनर्जी है। ये भी नॉन आयनाइजिंग है, सेम लाइक यूवी ए। यूवी बी इज़ मोर डेंजरस दैन यूवी ए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स यूवी ए से ज़्यादा है। UVB is typically most destructive form of UV radiations because
इट हैज़ इनफ एनर्जी टू काज फोटोकेमिकल डैमेज टू सेलुलर डीएनए। अब ये क्यों ज़्यादा डेंजरस है? क्योंकि ये फोटोकेमिकल डैमेज काज करती है डीएनए का। यूवीबी इज़ नीडेड बाय ह्यूमंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये वही उसका एडवांटेज है। यूवीए का भी हमने देखा था कि वो भी सिंथेसिस करा रही थी विटामिन डी की, और यूवीबी भी सिंथेसिस कराती है। When UV radiations touch skin, people produce more vitamin D, but too much sun is bad and causes the skin to burn. लेकिन अगर इसका excessive exposure हो जाए तो skin burn हो सकती है. The best way to protect the skin is to use sunscreen before going out. तो इससे कैसे बचा जा सकता है यूवी बी के और एक्सेसिव एक्सपोजर से? सनस्क्रीन यूज़ करते हुए, गॉगल्स यूज़ करते हुए। यूवीबी हार्मफुल इफेक्ट्स कैन इंक्लूड इरिथमा, जिसे वही सनबर्न कहते हैं। आइज पे इसका क्या इफेक्ट है? कैटारेक्ट है। और स्किन पे स्किन कैंसर। इंडिविजुअल्स वर्किंग आउटडोर्स आर द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ यूवीबी साइड इफेक्ट्स। मोस्ट सोलर यूवीबी इज ब्लॉक्ड बाय ओजोन इन द एटमॉस्फेयर. when there is concern that radiations in the atmospheric ozone could increase the prevalence of the skin cancer. लेकिन इसका एक जो बेनिफिट ये है कि यूवीबी बहुत कम ही अर्थ तक आती है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूवीबी की ओजोन लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। लास्ट टाइप है यूवीसी हमारे पास। यूवीसी हाई एनर्जी शॉर्ट वेव आयनाइजिंग है। पहले जो हमने यूवीए और यूवीबी का देखा था, यूवीए लो एनर्जी थी, यूवीबी हाई एनर्जी थी, लेकिन वो दोनों नॉन आयनाइजिंग थी। यूवीसी हमारे पास हाई एनर्जी भी है और आयनाइजिंग भी है। यूवीसी इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस क्योंकि ये आयनाइजिंग है, हाई एनर्जी भी है, तो ये इन तीनों में से ज़्यादा डेंजरस है। बट डज नॉट रीच द अर्थ सरफेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन एटमॉस्फेयर। अब एक जो बेनिफिट है कि ये बहुत इसकी ज़्यादातर जो अमाउंट है वो ओजोन लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और अर्थ तक बहुत कम आती है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस बिलो 290 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। और हमने पढ़ा था यूवीसी की वेवलेंथ क्या थी? लेस देन 290। लेस देन 290 की जितनी भी वेव्स होती हैं वो ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये वाली लेस देन 290 नैनोमीटर से कम वाली रेडिएशंस अर्थ तक आती ही नहीं है। इन ह्यूमंस यूवीसी इज एब्जॉर्ब इन द आउटर डेड लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। अगर ये अर्थ तक रीच भी कर जाए तो जो हमारी स्किन की डेड लेयर है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्सीडेंटल ओवर एक्सपोजर टू द यूवीसी कैन काज कॉर्नियल बर्न। अगर यूवीसी का एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए आई के साथ तो कॉर्नियल बर्न काज करती हैं। कॉर्निया हमारी आई का पार्ट है। अब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे ओवरऑल यूवी के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के। पहले तो हमने इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग देखे थे। जो अर्थ पे ज़्यादा अमाउंट में रीच करी थी यूवीए, उससे कम यूवीबी और यूवीसी ना होने के बराबर ही अर्थ तक रीच करती है। अगर हमने साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यूवीए अर्थ पे ज़्यादा आ रही थी, लेकिन वो नॉन आयनाइजिंग थी, तो उसकी वजह से इतने सिवियर डेंजर नहीं थे। यूवीबी की कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा थी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। हम यूवीए बी और सी के डिफरेंसेस देख रहे थे। यूवीए और यूवीबी जो है वो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग है, लेकिन जो यूवीसी है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट जो है वो यूवीसी के हैं। लेकिन यूवीसी जो है वो मैक्सिमली ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो अर्थ तक बहुत कम रीच करती है। अब हम ओवरऑल देखेंगे यूवी रेडिएशंस के इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस आर इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस बट आल्सो बाय इंटेंसिटी रीचिंग द स्किन एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड करते, बल्कि वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, reaching skin, wavelength, power radiation, source, size of area being treated, thickness and pigmentation of the skin and duration of the treatment. जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ये इफ़ेक्ट होती है इंटेंसिटी से, वेवलेंथ से, पावर ऑफ रेडिएशन, सोर्स, साइज ऑफ एरिया ट्रीटेड, थिकनेस, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ये फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को। इंटेंसिटी रीचिंग द स्किन इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन अ हाई पावर लैम्प इज़ यूज्ड। जितनी हाई पावर लैम्प जनरेटर यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी स्किन तक रीच करेगी। लैम्प इज़ क्लोज टू द
पेशेंट और जितना डिस्टेंस कम होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एंड रेडिएशन बीम इज़ परपेंडिकुलर टू द स्किन, और अगर वो परपेंडिकुलर हमारी स्किन पे फॉल करेगी तब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल सकती है। एक तो जनरेटर है अगर हम हाई पावर यूज़ करें, सेकंड है कि पेशेंट और लैम्प के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो, थर्ड है कि वो रेडिएशंस जो स्किन पे पड़ रही है वो परपेंडिकुलर हो। पेनिट्रेशन इज द बेस्ट फॉर द यूवी रेडिएशन विद हाईएस्ट इंटेंसिटी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी पेनिट्रेशन उतनी डीपेस्ट होगी। अच्छा, अब पेनिट्रेशन डीपेस्ट हमें कब मिलेगी? जब इंटेंसिटी हाई होगी, वेवलेंथ हमारे पास लॉन्गेस्ट होगी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। Thus, UVA penetrate farthest and reaches through the several millimeter of the skin, while UVB and UVC penetrate less deeply। तो इन बेसिस पे अगर हम देखें तो UVA की पेनिट्रेशन मैक्सिमम बनती है और UVB UVC की कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी पेनिट्रेशन, जो कि सिर्फ सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक ही रहती है। द पेनिट्रेशन ऑफ UV रेडिएशन इज आल्सो लेस डीप इफ द स्किन इज थिकर और डार्कर। स्किन जितनी थिक होगी, जितनी डार्क होगी, डार्क इन कलर का मतलब क्या है, पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन कम होगी। प्रोडक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन देखेंगे कि सोर्सेज कौन से हैं यूवी रेडिएशंस के। यूवी रेज आर एमिटेड बाय द सन, जो नेचुरल सोर्स है। बोथ यूवीए एंड यूवीबी रीच द अर्थ, बट यूवीसी इज फिल्टर्ड आउट बाय द ओजोन लेयर। मोस्ट ऑफ द जनरेटर प्रोड्यूस्ड यूवी रेज फ्रॉम द मरकरी। अब बहुत सारे जनरेटर जो यूवी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं वो मरकरी को यूज़ करती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेटर आर यूज्ड सच एज हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, क्रोमियर लैम्प, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, थेराकीटन टनल एंड पुआ ऑपरेटर्स। ये डिफरेंट जनरेटर्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट जनरेटर है हमारे पास हाई प्रेशर मरकरी वेपर। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद आर्गॉन गैस एट लो प्रेशर। नेक्स्ट हम डायग्राम भी देखेंगे। ये यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जिसमें आर्गॉन गैस फिल्ड होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी इज इनक्लोज्ड इन द ट्यूब, और ट्यूब के अंदर मरकरी होती है। द ट्यूब इज सील्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स क्लोज होते हैं। द बर्नर इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज एज इट अलाउज द पैसेज ऑफ यूवी रेज एंड कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विद लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। और बर्नर इसमें क्या यूज़ होते हैं, क्वार्ट्ज। रीज़न क्या है, क्योंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर बेयर कर सकती हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इनका काफ़ी लो होता है। एट द एंड ऑफ glass tube, the electrodes are placed enclosed in metal caps across which a high potential difference is applied। ये हमारे पास वही हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प है, यू शेप्ड। इसके अंदर ऑर्गन गैस है, मरकरी फिल्ड हुई हुई है। दोनों साइड्स पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स को ही हमने मेन से अटैच किया हुआ है, और क्वार्ट्स जो है वो एज अ बर्नर यूज़ होती है। Thus, UV rays are produced by the process of argon ionization, mercury vaporization and ionization, which takes about 5 minutes to reach its peak। हमने देखा है कि हम दो चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे थे, आर्गॉन गैस और मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में थी। तो आर्गॉन जो है वो आयनाइजेशन में चेंज हो गया, आयनाइजेशन की वजह से यूवी रेज प्रोड्यूस होंगी, लेकिन मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में थी उसकी वेपराइजेशन भी होती है और साथ साथ आयनाइजेशन भी होती है। मैक्सिमम अमाउंट यूवी रेडिएशंस की हमें विद इन 5 मिनट्स मिल जाती हैं इस लैम्प के थ्रू। व्हेन द लैम्प इज टर्न्ड ऑफ, द आयंस ऑफ आर्गॉन एंड मरकरी रिकम्बाइंड सो दैट एवरीथिंग रिटर्न टू इट्स नेचुरल स्टेट। और जब हम लैम्प को ऑफ कर देते हैं तो आर्गॉन और मरकरी सारी चीज़ें अपनी बेस लाइन में वापस आ जाती हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास क्रोमियल लैम्प। क्रोमियल लैम्प में क्या है, it can be used in contact with the body tissues as the harmful infrared radiations are absorbed by circulating water, so there is no danger of burn। इसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग वाटर यूज़ होता है जिसकी वजह से बर्न के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। द क्रोमियर लैम्प इज़ वाटर कूल्ड मर्करी वेपर लैम्प विच एलिमिनेट द डेंजर एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड। क्रोमियर लैम्प में वाटर कूल्ड मर्करी हम यूज़ करते हैं विच एलिमिनेट द डेंजर ऑफ बर्न एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेज। अब कोल्ड मरकरी यूज़ करने के दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि डेंजर ऑफ बर्न जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड चीज़, इंफ्रारेड रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। द हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प इज सराउंडेड बाय सर्कुलेटिंग डिस्टिल्ड वाटर सो एज टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेज।
used to treat localized lesions such as pressure areas, ulcers and sinuses in the open areas. तो इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्रोमियर लैम्प कब यूज़ करते हैं, प्रेशर एरियाज़ को ट्रीट करने के लिए, प्रेशर सोर्स को, प्रेशर अल्सर्स जिसे हम टेकोवेटस अल्सर्स भी कहते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं लैम्प्स, और साइनसेस जो हमारे बॉडी में बन जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है हमारे पास क्रोमियर लैम्प की। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब। Each tube is about 120 centimeter long and made up of glass which allows long UV rays to pass. इस ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर ग्लास की बनी हुई होती है। द इनसाइड ऑफ द ट्यूब इज कोटेड विद स्पेशल फास्फोर। इसके अंदर कोटिंग की जाती है फास्फोर की। द स्पेक्ट्रम ऑफ ईच ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फास्फोर कोटिंग। अब फास्फोर की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, तो जो भी स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का फास्फोर यूज़ हुआ है। फास्फोर इज़ यूज टू एब्जॉर्ब short wave ultraviolet and rays are pre-emitted at longer wavelength. This has an advantage over the mercury vapor lamp as it produces only long UV rays without short waves. अब अगर हम लॉन्ग हाई एडवांटेज देखें मर्करी वेपर लैम्प और इसका फ्लोरेसेंट ट्यूब का, तो इसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वेव जो है, लॉन्ग वेवलेंथ यूवी ही हमें मिलती है, शॉर्ट वेवलेंथ की नहीं मिलती, और हम यूज़ भी वही करते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। द लो प्रेशर आर्क इज सेट अप इनसाइड द ट्यूब बाय आयनाइजेशन। फास्फोर इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब शॉर्ट वेव यूवी रेज एंड दीज आर री एमिटेड एट लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्ट वेव्स इसमें प्रोड्यूस तो होती हैं, लेकिन शॉर्ट वेव्स यूवी जो है वो फास्फोर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर लॉन्गर वेवलेंथ की यूवी रेज इमिट करता है। एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ emitted wavelength is possible depending upon the type of फास्फोर यूज्ड। अगेन वही चीज़ रिपीट हुई है कि कौन सी टाइप की यूवी रेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप के फास्फोर कोटिंग यूज़ की है हमने। फोर्थ टाइप है हमारे पास थेराकिटन टनल। Therakitan tunnel is a semi-cylindrical framework in which four fluorescent tubes are mounted in its own reflector in such a way that an even irradiation of the patient is achieved. ये सेमी सिलेंड्रिकल होता है, इसमें हम 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब्स यूज़ करते हैं, और इस अरेंजमेंट की रीज़न क्या होती है, ताकि इवन एक्सपोजर हो सके रेडिएशंस का। नॉर्मली फ्लोरेसेंट ट्यूब विद अ स्पेक्ट्रम ऑफ 280 to 400 इज़ यूज्ड। इसमें जो फ्लोरेसेंट यूज़ होती है वो 280 से 400 नैनोमीटर, मतलब यूवी ए और यूवी बी स्पेक्ट्रम वाली हमें वेवलेंथ मिलेगी, लेकिन यूवी सी उसकी तो वेवलेंथ लेस देन 290 होती है, वो प्रोड्यूस नहीं होंगी इसमें। लास्ट ऑपरेटर्स है हमारे पास पुआ ऑपरेटर्स। इरिडिएशंस विद द यूवी ए ओनली may be performed with special fluorescent tubes which may be in a vertical battery on a wall or on four sides of the box totally surrounding the patient. PUA की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सोरियासिस अल्ट्रावायलेट ए ऑपरेटर्स। अब अल्ट्रावायलेट ए जो है वो स्पेसिफिकली इसमें सोरियासिस जो कि स्किन डिजीज़ है उसके लिए ही यूज़ होंगी। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, वर्टिकल बैटरी होती है, इसकी 4 साइड्स ऑफ बॉक्स। दिस फॉर्म ऑफ यूवी रेज आर यूजुअली गिवन फॉर 2 hours आफ्टर पेशेंट हैज़ टेकन अ फोटो एक्टिव ड्रग सच एज सोरालिन। और ये वाला ये रेज जो इससे प्रोड्यूस होती हैं वो सोरालिन ड्रग देने के 2 घंटे बाद हम एक्सपोज करते हैं पेशेंट को, हेंस द टर्म पोवा सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए इज़ यूज्ड। टेक्निक ऑफ द एप्लीकेशन लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट इरिथमा हम देखेंगे। सब इरिथमल डोज नो चेंज इन द स्किन रेडनेस अकर्स इन 24 hours फॉलोइंग द यूवी एक्सपोजर। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमल डोज। मिनिमल डोज इज द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ माइल्ड इरिथमा। सब इरिथमा में क्या था, कोई इरिथमा प्रोड्यूस नहीं हुआ था, कोई डिस्कलरेशन नहीं हुई थी स्किन की विद इन 24 hours ऑफ एक्सपोजर। लेकिन मिनिमल डोज नाम से पता चल रहा है ये वो मिनिमम अमाउंट है डोज की जो कि एरिथमा काज करती है, which appears within 6 to 8 hours and disappear within 24 hours after exposure। ये 6 से 8 घंटे के अंदर अपीयर हो जाता है एरिथमा और 24 घंटे में दोबारा डिसअपियर भी हो जाता है। द फर्स्ट डोज ऑफ एरिथमा डोज जिसे हम E1 भी कहते हैं इज द लेंथ ऑफ द यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ माइल्ड एरिथमा विच अपीयर्स विद इन 6 to 8 hours एंड लास्ट फॉर 1 to 3 days। लेकिन इसका जो डिसअपियरिंग टाइम है वो ज़्यादा है मिनिमल डोज से। सेकेंड डोज है हमारे पास
जिसे हम E2 कहते हैं, इंटेंस एरिथमा विद एडिमा। अब इसकी डोज हमारे पास E1 से ज़्यादा होती है। डोज ज़्यादा होने की वजह से ये एरिथमा के साथ साथ एडिमा काज करेगा, पीलिंग मतलब वही डिस्क्वामेशन भी जिसे हम कहते हैं, ऑफ स्किन, पीलिंग ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन appears within the 2 hours or less after treatment and is like a severe sunburn। और इसमें स्किन की अपीयरेंस ऐसी होगी जैसे सनबर्न हुआ हो। दिस डोज इज जनरली अबाउट 5 times दी MED। अगर हम इसे MED से कंपेयर करें तो E2 5 times ज़्यादा होती है MED से। थर्ड डोज इरिथमा E3 जिसे हम कहते हैं इस द लेंथ ऑफ UV एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मार्क्ड इरिथमा। अब इसमें इरिथमा काज हो रहा है। इट रिजेंबल्स severe sunburn associated with edema and tenderness। टेंडरनेस हमें E2 में नहीं मिल रही थी, लेकिन इसमें हमें एडिमा के साथ साथ टेंडरनेस भी मिल रही है। सब्सिक्वेंट पिगमेंटेशन एंड डिस्क्वेमेशन आर मार्क्ड। दिस डोज इज जनरली अबाउट 10 times MED। अब जो उसके डबल है, E3 E2 का डबल डोज बनती है ऑलमोस्ट। अब ये हम डोजेस कैलकुलेट कैसे करते हैं? सब रिथमल मिनिमल डोज E1 E2 E3। E1 is the basic of UV calculation which is determined for each individual। E1 हम हर इंडिविजुअल के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्किन टेस्ट के थ्रू। फॉर दिस पॉइंट ऑल अदर डोजेज ऑफ UVR कैन बी कैलकुलेटेड। E1 से ही हम बाकी डोजेस कैलकुलेट करते हैं। दी टू सिग्निफिकेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, अब इसमें जो दो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो है लेंथ ऑफ टाइम और डिस्टेंस। E1 is the determined from the skin test, E1 time and distance spacing erythema reaction। E1 में हम टाइम और उसका डिस्टेंस नोट करते हैं और देखते हैं कि इरिथमा किसनी डोज पे अपीयर हुआ है, और ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगी डोज। और E1 जब कैलकुलेट कर लेंगे, इसी से ही हम E2 और E3 एस्टिमेट करते हैं। E2 जो है 2.5 टाइम्स ऑफ E1 है, और E3 हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ E1 डोज है। E4 10 टाइम्स ऑफ E1 डोज। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसमें पेशेंट की हमें E1 डोज बताई हुई है, साथ डिस्टेंस और उसका टाइम ड्यूरेशन भी बताया हुआ है, क्योंकि ये दो ही यूनिट्स थे जो हम यूज़ करते हैं डोज कैलकुलेशन में। E1 जो डोज है पेशेंट की वो 25 सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर। कैलकुलेट E3 एट 100 मिलीमीटर। तो E1 का हमने अभी पीछे रिलेशन पढ़ा था कि E1 25 सेकेंड है और 100 मिलीमीटर है। E3 5 टाइम्स होती है E1 का, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई E1 करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा जो कि बनता है 125 सेकेंड एट 100 मिलीमीटर। People build up a tolerance to radiations with repeated exposure due to darkening of the skin with tanning and thickening of the skin by epidermal hyperplasia। Their MED will also increase। अब जब एक्सेसिव एक्सपोजर होता है, रिपीटेड एक्सपोजर होता है, तो पेशेंट की स्किन में चेंजेस मिलती हैं, और वो चेंजेस क्या होती हैं? स्किन डार्क हो जाती है। डार्क क्यों होती है? पिगमेंटेशन की वजह से स्किन की टेनिंग हो जाती है और स्किन थिक हो जाती है। जब स्किन में ये वाले चेंजेस आती हैं, डार्कनिंग, टेनिंग और थिकनिंग, तो स्किन की जो रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा हो जाएगी। स्किन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से MED जो कि मिनिमल एरिथमल डोज थी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्किन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। Thus, to maintain the effective treatment with consistent proportion of MED, either the exposure time should be increased or the distance of the lamp from the skin should be decreased with repeated treatment। अगर तो हमें MED वही जो हमने पहले कैलकुलेट की थी उसी पे ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। हालांकि रिपीटेड एक्सपोजर से स्किन में चेंजेस आई हैं, MED इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन हम MED इंक्रीज़ नहीं करना चाह रहे, तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम कैसे लेंगे? या तो हम डिस्टेंस को कम कर देंगे पेशेंट और लैम्प के दरमियान है, या फिर हम ड्यूरेशन को ज़्यादा करेंगे, उसका टाइम एक्सपोजर ज़्यादा करेंगे, ताकि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट रिजल्ट मिल सके हमें। एक्सपोजर टाइम शुड बी इंक्रीज बिटवीन 35% एंड 50% एट ईच ट्रीटमेंट विद अ मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट टोटल एक्सपोजर इफ़ पॉसिबल। तो इसमें हम जो इंक्रीमेंट करते हैं टाइम ड्यूरेशन का, वो 35% से लेकर 50% ईच ट्रीटमेंट कर सकते हैं। If exposure for more than 5 times is needed to produce MED, since the intensity of radiation reaching the patient increases as the lamps gets closer to the patient, the effective dose can be increased by moving the lamp rather than by increasing the
ट्रीटमेंट टाइम, तो बेस्ट क्या है कि हम जो पेशेंट और लैम्प का डिस्टेंस है उसको कम कर दें। हम ये नहीं करेंगे कि उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा कर दें। अगर हम टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा करेंगे तो डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस होने के चांस होंगे। डोजेस आर प्रोग्रेस्ड एज फॉलोज। अब ये जो हम प्रोग्रेशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग करेंगे? E1 इज़ प्रोग्रेस बाय 25% ऑफ प्रीसीडिंग डोज, E2 50% ऑफ प्रीसीडिंग डोज और E3 इज़ प्रोग्रेस बाय 75% ऑफ प्रीसीडिंग डोज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एरिथमा प्रोड्यूस्ड, कि हमने कितनी बार एक्सपोजर करना है डिपेंड करता है एरिथमा पे। जब फर्स्ट टाइम का एरिथमा सबसाइड हो जाएगा तब हम सेकंड एक्सपोजर देंगे। सक्सेसिव डोजेस अल्ट्रावायलेट रेज मस्ट नेवर बी गिवन टू नॉर्मल स्किन वाइल द एरिथमा प्रोड्यूस्ड बाय प्रीसीडिंग डोज इज स्टिल विजिबल। हम सेकेंड डोज तब तक नहीं दे सकते जब तक कि फर्स्ट डोज की वजह से जो एरिथमा प्रोड्यूस हुआ था वो सबसाइड नहीं हो जाता। जब वो एरिथमा सबसाइड होगा तभी हम सेकेंड डोज देंगे। द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी फॉलोड व्हेन ट्रीटिंग नॉर्मल स्किन। E1 और MED में बी गिवन डेली। E1 और MED को हम डेली बेसिस पे दे सकते हैं। ET को एवरी सेकेंड डे अल्टरनेट डे के अकॉर्डिंग देंगे। E3 जो है वो थर्ड और फोर्थ डे हम देंगे जो कि ट्वाइस अ वीक बनता है। और E4 वंस अ वीक। When treating non-skin areas such as pressure areas or ulcers, all doses may be given daily as there is no erythema reaction produced। अगर तो फैटी स्किन है, थिक स्किन है, तो उसमें हम डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। रीज़न क्या है कि उसमें हमें एरिथमा रिएक्शन नहीं मिलता। टेक्निक्स ऑफ जनरल रेडिएशंस हैं कि प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो करते हैं हम। यूवी रेडिएशन से पहले वॉश एंड ड्राई बॉडी पार्ट, जिस भी पार्ट को हमने ट्रीट करना है यूवी से तो उसे वॉश करना है, ड्राई करना है। रिमूव क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी फ्रॉम द एरिया ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंड गाइडलाइन है पेशेंट इज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट द ट्रीटमेंट। पूरा प्रोसीजर हमने पेशेंट को बताना है। द पेशेंट इज़ पोजीशन इन कंफर्टेबल पोस्चर सो एज टू अलाउ मैक्सिमम एक्सपोजर। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में हमने रखना है ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर हो सके। नेक्स्ट गाइडलाइन, a thin film of petroleum jelly is used for soft structures like lips, ear lobes, eyelids etc। और जितने भी हमारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हम पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे। आइज नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय गॉगल्स टू अवॉइड एक्सपोजर। आई को हम कवर करके रखेंगे। डिस्टेंस शुड बी सेम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज इट वाज व्हेन MED वाज मेजर्ड। डिस्टेंस को हम नहीं चेंज करेंगे, जितना डिस्टेंस MED डोज का था उतना ही रखना है हमने। नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे पास, इफ़ यूजिंग आर्क लैम्प जिसमें टनल बना हुआ था, अलाउ लैम्प टू वार्म अप फॉर सेवरल मिनट्स टू रीच फुल पावर। तो इसको हम पहले हीटिंग टाइम प्रोवाइड करेंगे, प्री हीटिंग जिसे कहते हैं, ताकि हमें इवन इफेक्ट्स मिल सके। स्टे क्लोज टू द पेशेंट, पेशेंट के पास ही रहना है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑब्जर्व एरिया एंड डॉक्यूमेंट ट्रीटमेंट। जब एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट दे दी तो ट्रीटमेंट के बाद आपने उस एरिया को ऑब्जर्व करना है और डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अब फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं यूवी की वजह से? पहला तो वही एरिथमा है। एरिथमा हमें पता है रेडनिंग ऑफ द स्किन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टिमुलेटेड बाय द यूवी रेज। Damage to the cells cause release of histamine-like substances from epidermis and superficial dermis. It accumulates around the blood vessels in the skin, make them dilate. The erythema reaction is used to classify doses of UV rays given to the patient. It is produced by the wavelength shorter than 315 nanometer. इरिथमा है क्या? रेडनिंग ऑफ स्किन है। रेडनिंग ऑफ स्किन क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जब भी हम यूवी रेज का एक्सपोजर करते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है? एक्सपोजर की वजह से सेल डैमेज होता है। सेल डैमेज होने की वजह से हिस्टामिन और हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस जितने भी हैं वो रिलीज़ होंगे। वो हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस में जितनी ब्लड वेसल्स पड़ी हैं उनकी जाकर डायलेशन काज कराएंगे। जितनी जब ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाती है तो वो इरिथमा काज करती है। सेकेंड चीज़ है पिगमेंटेशन या टेनिंग भी जिसे कहते हैं। टेनिंग ऑफ स्किन फॉलोज द इरिथमा इज the amount varies with the intensity of erythema. Pigmentation is due to increased deposition of pigment melanin formed in the basal cell layer of the skin by the melanoblast and migrates to the superficial layer of the epidermis. सेकेंड जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है यूवी रेज की वजह से वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमारी स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है मेलानोब्लास्ट से। मेलानोब्लास्ट तो हमारे पास मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं।
तो जो हमारी डीपर लेयर्स होंगी उनसे मेलानोब्लास्ट जो है मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे और मेलानिन माइग्रेट होकर सुपरफिशियल लेयर यानी कि एपिडर्मिस में आ जाएगा। पिगमेंटेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द पेनिट्रेशन ऑफ यूवीबी, और सक्सेसिव ट्रीटमेंट से या रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ यूवी से पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो जाएगी, स्किन थिक हो जाती है, स्किन थिक होने की वजह से पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी। डिस्क्वेमेशन जिसे हम पीलिंग भी कहते हैं, द इंक्रीज थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस इज इवेंचुअली लास्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्क्वेमेशन और पीलिंग। अब डिस्क्वेमेशन वही इंक्रीज थिकनेस जो है, थिक जो स्किन थिक हो जाती है एवर एक्सपोजर की वजह से, वो नॉर्मलाइज्ड कैसे होती है, उसकी डिस्क्वेमेशन होगी, पीलिंग होगी। फोर्थ हमारा जो फोर्थ इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है, और जब यूवी रेज का एक्सपोजर होता है तो हमारी स्किन में जो 7 डी हाइड्रोकोल कैल्सीफिरोल होता है वो चेंज हो जाता है विटामिन डी में। विटामिन डी का फर्दर फंक्शन क्या है, ये हमारी जीआईटी में जाकर कैल्शियम की फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन कराता है। कैल्शियम और फास्फोरस सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारी बोन्स और टीथ जो हैं वो उतनी ही स्ट्रेंथन होंगी। अगर विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हमारी बोन्स और टीथ वीक हो जाएंगी। When UV rays are absorbed in the skin, it converts 7-dehydrocholcalciferol into vitamin D3. It helps reducing the osteoporosis and thus reducing the fracture. तो विटामिन डी ज़्यादा मतलब कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा, कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा तो मतलब हमारी बोन स्ट्रांग होंगी और ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, साथ ही फ्रैक्चर रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एंटीबायोटिक इफेक्ट। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस इंक्लूड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऑन द स्किन सरफेस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पे होते हैं ये उनको किल कर देती है। इंडिकेशंस कब कब हम यूवी रेज देंगे, फर्स्ट है इन्फेक्टेड ओपन वुंड्स। यूवी रेज में बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड सर्जिकल इंसिजन, प्रेशर एरियाज, वीनस एंड आर्टीरियल अल्सर्स। यूवी रेज को हम यूज़ करते हैं सर्जिकल इंसिजन के लिए, प्रेशर एरियाज के लिए, वीनस और आर्टीरियल अल्सर्स के लिए। द एम ऑफ treatment with the UV are to distort and remove the slough, stimulate the growth of the healthy granulation tissue and promote healing by स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ एपिथीलियम। अब हमारा एम क्या होता है यूवी रेज एक्सपोजर का, ताकि जितना भी स्लफ इन्फेक्टेड एरिया पे एक्यूमुलेट हो चुका है वो रिमूव हो जाए। जब स्लफ रिमूव हो जाता है तो हीलिंग प्रोसेस हमारा इन्हांस होगा। यूवी सी इज़ फ्रिक्वेंसी बैंड मोस्ट कॉमनली चूजन। इन्फेक्टेड वुंड के लिए हम मोस्टली यूवी सी यूज़ करते हैं। E3 डोज इज सफिशेंट। दी डोज में बी गिवन डेली एंड इज़ नॉट बीइंग अप्लाइड टू दी नॉर्मल स्किन। हम नॉर्मल स्किन पे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि नॉर्मल स्किन पे हमें इरिदमा इफेक्ट मिल जाएगा। सेकेंड इंडिकेशन है एक्ने वल्गैरिस। यूजिंग UVR इज एमिंग टू प्रोड्यूस डिस्क्वेमेशन टू ओपन द ब्लॉक पोर्स एंड हेयर फॉलिकल्स। सेकेंड जो हमारा पर्पस है इसे यूज़ करने का, एक्नी वल्गैरिस को ट्रीट करना। ये क्या करते हैं कि ओपन पोर्स ब्लॉक पोर्स जितने भी होते हैं उनको ओपन करेंगे और हेयर फॉलिकल्स को भी ओपन कर देंगे। एरिथमा प्रोड्यूस्ड विल improve the condition of skin, stimulate the growth of healthy epithelium and stimulate the antibiotic effects to destroy the infecting organism. The ideal dose may be given to the acne of the shoulder and back is E3, और E2 is given to the face, chest and neck region. नेक्स्ट है इंडिकेशन सोरियासिस। ये स्किन कंडीशन है जिसमें स्केली स्किन बन जाती है। इज अ स्किन कंडीशन इन विच देयर आर लोकलाइज्ड पैचेस ऑन द स्किन, formation of thick pink or red plaques, sharply demaciated and covered with the silver scales associated with mild itching and common फीचर्स। ये हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। सोरियासिस में पैची स्किन बन जाती है, थिक पिंक या फिर रेड कलर के पेप्यूल्स बनते हैं, डीमेसिरेटेड होते हैं जिसमें ड्रेनेज होता है, और स्केली सिल्वर स्केल्स बन जाती हैं, साथ इचिंग भी होती है। यूजुअली अपीयर ऑन द नीज, एल्बोज एंड द स्कैल्प। मोस्ट कॉमन रीजन बताए गए हैं नीज, एल्बो और स्कैल्प। The aims of treatment with the UVR are to decrease the DNA synthesis and inhibits mitosis of the hyperproliferating epidermal cell skin and to improve the skin condition. Other proposed mechanisms include altered leukocyte behavior, immunological activity, altered prostaglandin and cytokines release, as well as effect on cell metabolic function. The precise cellular target and effector mechanism of
phototherapy have not yet been determined. सोरियासिस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द यूवीए। इसके लिए हमने जनरेटर्स में भी पढ़ा था, स्पेशल जनरेटर हम यूज़ करते हैं जिसे पूवा कहते हैं। एडमिनिस्टर्ड इन कंजंक्शन विद ओरल और टॉपिकल सोरालिन सेंसिटाइजेशन। तो जब भी हम यूवी रेज का एक्सपोजर करते हैं यूवीए का, तो उससे पहले हम सोरालिन ड्रग देते हैं ओरली या टॉपिकली, and is almost as responsive to narrow band UVB alone at a wavelength of 31 plus 311 plus minus 2 nanometer. Psoriasis is not responsive to UVC radiations and is minimally responsive to UVA radiations without drug sensitization. अगर तो हम ड्रग यूज़ नहीं कर रहे तो हमें यूवीसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और यूवीए का मिनिमल रिस्पॉन्स होगा। Use of UVA alone is not recommended because the dose that does effectively clear psoriatic plaques also causes severe erythema, pigmentation and an increased risk of melanoma. और हम सेपरेटली यूवीए भी यूज़ नहीं कर सकते विदाउट सोरालिन ड्रग। रीज़न क्या है कि वो एरिथमा काज करेगी, पिगमेंटेशन है और मेलिनोमा। इट इज़ थॉट दैट सोरालिन रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ द psoriatic plaques because when activated by UVA it causes cross links to form between adjacent strand of DNA, thus interfering with cell replication and preventing excessive cell proliferation characteristics of the psoriasis. Poor treatment has a number of side effects including epidermal pigmentation and hyperplasia, immune suppression and release of free radicals. Free radicals can damage cell membrane or cytoplasmic structures. Swirling alone have also been found to be carcinogenic. Therefore, work is in progress to search for safer alternative sensitizer. पूवा के साइड इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं और सोरालिन के साइड इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं। पूवा जो रेडिएशन हैं, यूवी रेडिएशन, इसकी वजह से पिगमेंटेशन है, हाइपरप्लेजिया है, इम्यून सिस्टम सप्रेशन है और फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स जब भी रिलीज़ होते हैं वो फर्दर डैमेज काज करते हैं और अलग से जो सोरालिन ड्रग है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं वो कैंसर काज करता है। इवन यूज फॉर द लार्ज एरिया एंड प्रोग्रेस डेली, E2 यूज फॉर स्मॉल एरियाज एवरी सेकेंड डे एंड प्रोग्रेस ईच ट्रीटमेंट। अब इनका ड्यूरेशन बताया हुआ है। अगर हम E1 डोज यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लार्ज एरिया के लिए डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, E2 स्मॉल एरिया के लिए अल्टरनेट डे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेशन है वो है प्रेशर सोर्स, जिसे हम डेकोबेटस अल्सर्स भी कहते हैं। यूवी रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर सोर्स। सोर्स अकर्स ड्यू टू एनी प्रेशर इंजरी which may vary from area of erythema to the deep-seated ulcers exposing to the underlying bone. ये डिफरेंट सेवेरिटी की बेसिस पे इसकी स्टेजिंग होती है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक, और हम इसे हर स्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलोपेशिया है जो कि हेयर कंडीशन है। एलोपेशिया इज प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ हेयर लीडिंग टू द बाल्डनेस। सब एरिथमल डोज ऑफ E1 आर यूजुअली गिवन फॉर अराउंड 10 मिनट्स डेली। तो एरिथमा की ट्रीटमेंट, एलोपेशिया की ट्रीटमेंट के लिए हम E1 डोज देते हैं 10 मिनट्स डेली। इंडिविजुअल पैचेस can be treated by E2, E3 doses by Cromere lamp twice a day. नेक्स्ट इंडिकेशन है रिकेट्स। ये हमारे पास बोन डिजीज़ है। व्हेन यूवी रेज आर एब्जॉर्ब इन द स्किन इट कन्वर्ट 7 डिहाइड्रोकोल कैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन डी। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द ऑस्टियोप्रोसिस एंड दस रिड्यूसिंग द फ्रैक्चर्स। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होती है जब विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकंड चीज़ बताई हुई है कि एडल्ट्स में ये ऑस्टियोप्रोसिस को प्रिवेंट करती है यूवीए रेडिएशंस। इट इज़ बेनिफिशियल इन बेडरिडन एल्डरली पेशेंट्स आर क्रोनिक डिबिलिटेटिंग पेशेंट्स वेयर चांस ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस इज मोर। इसमें नेक्स्ट और लास्ट जो इंडिकेशन है वो है काउंटर इरिटेशन इफेक्ट। यूवी रेज आर यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग काउंटर इरिटेशन इफेक्ट ओवर द साइट ऑफ डीपर रूटेड पेन। साइड इसके जो एडवांटेज है, एडवांटेज के साथ साथ जो इसका डिसएडवांटेज है कि काउंटर इरिटेशन काज करती है। E3 and E4 dose is given to area and is then converted to dry dressing. नेक्स्ट है हमारी कंट्रा इंडिकेशंस के किन कंडीशंस में यूवी रेडिएशन हमने नहीं देनी। फर्स्ट है डर्माटोलॉजिकल कंडीशन। सर्टेन कंडीशन सच एज एक्यूट एक्जिमा, लूपस एरिथेमेटोसिस जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हर्पीस सिम्प्लेक्स में भी एग्जर्वेटेड बाय द यूवीआर। तो इन कंडीशंस में हमने यूवीआर्स नहीं देनी। इसमें चांस होता है
कि कंडीशंस और ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी और ज़्यादा वर्स हो जाएगी कंडीशन। सेकेंड है हाइपर सेंसिटिविटी टू द सनलाइट। पेशेंट्स हु रिएक्ट एडवर्सली टू इवन मिनिमल एक्सपोजर टू सनलाइट, उनमें भी हम यूवी रेडिएशंस नहीं देंगे। नेक्स्ट है फेब्राइल डिसऑर्डर, जिनमें टेम्परेचर डिसऑर्डर्स होती हैं, टेम्परेचर सेंस नहीं कर सकते, उनमें भी यूवी आर्स कंट्रा इंडिकेटेड है। इंफ्रारेड थेरेपी के फ़ौरन बाद हम यूवी आर रेडिएशंस नहीं देंगे। फ़ोटो एलर्जी इन पेशेंट्स में भी हम नहीं देते जिनको फ़ोटो एलर्जी होती है। ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूमर, इनमें भी हम नहीं देंगे क्योंकि सिम्टम्स जो हैं इन पेशेंट्स में और वर्स हो जाएंगी। UVA radiations to the eyes should be avoided because it can damage cornea, eyelids and lens. Exposure should be avoided by having patient and therapist wear UV opaque goggles throughout the treatment. और आई इरिटेशन जिनको होती है उनमें भी हम नहीं देंगे, अगर हम दे भी रही हैं तो विद कॉशन देंगे, प्रॉपर गॉगल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करवा के, जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। कार्डियक, किडनी एंड लिवर डिजीजेस, दिस कंडीशन में बी एक्सरबेटेड बाय एक्सपोजर टू दी यूवी रेडिएशंस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है? फोटो सेंसिटाइजिंग मेडिकेशन यूज़। स्पेसिफिक केयर शुड बी टेकन व्हेन सब्जेक्ट इज टेकिंग फोटो सेंसिटाइजिंग मेडिकेशन। अगर तो कोई पेशेंट ऑलरेडी फोटो सेंसिटाइजिंग मेडिकेशन ले रहा है तो हम विद कॉशन यूज़ करते हैं। These medications include sulfonamide, tetracycline, quinolone, antibiotics, gold-based medication used for the treatment of rheumatoid arthritis, amiodarone, hypochlorite, quinidines used for the treatment of cardiac arrhythmias, phenothiazine used for the treatment of anxiety, soraline used for the treatment of psoriasis। ये सारी हमारे पास फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग्स है। Such subjects have increased sensitivity to the UV radiations, resulting in decrease in minimal erythemal dose and an increased risk of burning if too high a dose is used। इनमें होता क्या है, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है अगेंस्ट यूवी रेडिएशंस, तो मिनिमल डोज भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स काज करा सकती है, जैसे कि बर्निंग। A patient's minimal erythemal dose must also be measured if the patient start to take a photosensitizing medication during a course of UV treatment। नेक्स्ट प्रिकॉशन है फोटोसेंसिटिविटी। इंडिविजुअल्स विद फेयर स्किन कलर एंड रेड हेयर आर sensitive to the UV exposure because these individuals have an accelerated and exaggerated skin response to the radiations, and low level of UV radiation should be used both when determining the minimal erythemal dose and for the treatment। तो इन इंडिविजुअल्स में भी हम विद प्रिकॉशन यूज़ करते हैं। रीसेंट एक्सरे थेरेपी, अगर किसी की रीसेंट एक्सरे थेरेपी हुई है तो उनमें भी विद कॉशन यूज़ करनी है। प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू द एरियाज हैव रीसेंट एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर बिकॉज स्किन इन दिस एरियाज में बी मोर ससेप्टिबल टू डेवलपमेंट ऑफ मिलेग्नेंसीज। साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? मिलेग्नेंसीज। No dose of UV radiation should be repeated until the effect of previous dose have disappeared. In order to minimize the risk of burn or an erythemal response, UV radiation should not repeated until erythemal effect of dose have disappeared। हम तब तक सेकेंड डोज एक्सपोजर नहीं देंगे जब तक कि फर्स्ट डोज के जो सिम्टम्स थे वो डिसअपियर ना हो जाए। डेंजर क्या हो सकते हैं? यूवी रेडिएशंस के शॉक हो सकता है, बर्निंग है, डैमेज टू दी डैमेज ऑफ आई है, ओवरडोज सेंसिटाइजिंग डैमेज टू दी आई है, ओवरडोजिंग हो सकती है, डेंजर में सेंसिटाइजिंग ड्रग है, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग है और कार्सिनोजेनेसिस है। अब इन डेंजर्स को हम वन बाय वन देखेंगे। शॉक इज़ डेंजर फॉर बोथ पेशेंट एंड थेरापिस्ट। द मशीन शुड बी अर्थड and main power cord insulation intact। Burning, if too high dose of UV is used, burning can usually be avoided by careful assessment of MED prior to initiating treatment and by avoiding further exposure when signs of erythema from a prior dose are still present। Damage of the eye, UVR may produce conjunctivitis, iritis, और कैटरेक्ट है। The eyes of both therapist and patient should be protected by wearing goggles which absorb all UVRs and offer maximum protection। Overdose, there is a risk of producing an ultraviolet burn if care is not taken to prevent the overlaps of doses।
Sensitizing drug, number of drugs, and some food in a few patients are known to be sensitive to the effect of UVR. Premature skin aging, chronic exposure to the UV radiation is associated with the premature skin aging. This effect, known as actinic damage, causes skin to have a dry, coarse, leathery appearance with wrinkling and pigment abnormalities. It is thought that these changes are primarily due to collagen degeneration and that accompanies long-term exposure to the UV radiations. लास्ट इसका जो डेंजर है कार्सिनोजेनेसिस. Prolonged exposure to UV radiation is considered to be the major risk factor for the development of basal cell and squamous cell carcinoma, malignant melanoma. The increased cancer risk with the POA may be due to carcinogenicity of the soraline or may be a response specific to the wavelength of UV radiations used for this treatment application. Poor treatments may also be exacerbate the effect of previous exposure to the carcinogens. ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.